तो मेरे बेटा डाउट्स आपके सबसे पहला क्वेश्चन है 136। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन आंट मूविंग फ्रीली ऑन अ प्लेन। एक प्लेन सरफेस पर कोई चींटी चल रही है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। आपको पढ़ा रखा है बेटा, पूरी वीडियो भेजी थी कि एक लाइन में चले तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मैदान में इधर उधर घूमे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो उड़ भी सकता है पूरे स्पेस में वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब पढ़ा रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के बारे में, तो ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन है 138। 138 न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं ये? द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक आर्गन इज। बेटा स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है, स्मॉल सी बोलते हैं इसे, 0.075 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि कैपिटल सी 2.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आपको दे रखी है मोलर स्पेसिफिक हीट। मुझसे कहा जा रहा है कि बताइए इस डाटा से कि ऑर्गन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। देख बेटा, सबसे पहले तो किलो कैलोरी का किलो और किलोग्राम का किलो काट दो। कैलोरी पर ग्राम, भाई किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरी और किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1000 से 1000 करके ये आ गया। ये क्या है? साधारण स्पेसिफिक हीट। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। ये है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और ये है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इनका आपस का रिलेशन होता है कैपिटल C इज इक्वल टू m इनटू स्मॉल c। कैपिटल C इज इक्वल टू m इनटू स्मॉल c। m है 1 मोल का मास, तो कैपिटल C है 2.98, m इनटू स्मॉल c है 0.075। सॉल्व करके m आ जाएगा, यानी 1 मोल का मास ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ग्राम में रखा हुआ है। जितना भी आएगा 30 कुछ आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर, ये होगा 1 मोल का मास, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। अब यदि ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है, अब अगर नंबर बोला है, तो एक एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम। तो 1 मोल के मास को डिवाइड कर देना 6.023 इंटू 10⁻23 से, आपको आंसर मिल जाएगा। तो खत्म करते हैं इसे। कैपिटल सी दिया हुआ था, स्मॉल सी दिया था, दोनों से m निकाल लिया। ये फॉर्मूला याद रख लेना, कैपिटल सी यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्मॉल सी यानी नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का रिलेशन। अगला क्वेश्चन आपका है 139। बेटा क्वेश्चन नंबर 139 में वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड। पहले मेथड से आया है 8.32 जूल्स पर ग्राम मोल केल्विन। पूरा नहीं लिख रहा, जूल्स पर ग्राम मोल केल्विन शॉर्ट में लिख दिया। और इसी की वैल्यू दूसरे मेथड से निकाली गई है कैपिटल R की, तो 1.98 कैलोरी पर ग्राम मोल केल्विन। एक मेथड से कैपिटल R निकाला है कैलोरीज पर ग्राम मोल केल्विन में, और दूसरे मेथड से निकाला है जूल पर ग्राम मोल केल्विन में। तुमसे कह रहे हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताओ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? कैलोरी हीट की यूनिट है और जूल मैकेनिकल वर्क की यूनिट है। 1 कैलोरी में जितने जूल होते हैं उसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो तुम्हारे से इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे हैं कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। एक बात बताओ, ये भी कैपिटल R की वैल्यू, ये भी कैपिटल R की वैल्यू, तो ये आपस में बराबर होंगी। ग्राम मोल केल्विन कट गया दोनों तरफ से, तो 1.98 कैलोरी इज इक्वल टू 8.32 जूल।
तो 1 कैलोरी कितना हो जाएगा? तो जवाब है 8.32 डिवाइडेड बाय 1.98 जूल। निकल गया 1 कैलोरी में कितने जूल हैं? 4 के करीब आएगा भाई। 1.98 को रफली 2 मान ले तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहां दे रखा है 4.20 आ रहा है, जो भी आ रहा है कैलकुलेट कर लेना। तो यही है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। 140 अगला डाउट। गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से सुनना, आज तुम्हें वाला खत्म हो रहा है तो डाउट खत्म और आज का बैच खत्म। लेकिन एकदम भाग मत जाना, बैच के बाद तुम्हें फिर रिकॉर्डिंग रोक करके बताऊंगा कि आगे क्या करना है, कौन सा चैप्टर शुरू होगा उस सब के बारे में। ये कह रहे हैं कि अ गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक गैस को 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के कांस्टेंट प्रेशर पर कंप्रेस किया गया फ्रॉम वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब। नाउ 100 जूल एनर्जी इज एडेड टू द गैस। तो इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगी या घटेगी? यहां वर्क डन हुआ है P डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। प्रेशर है 50, फाइनल वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। तो -6 50 से मल्टीप्लाई करके -300 जूल। माइनस का मतलब बेटा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये गैस कंप्रेस हुई है तो नेगेटिव तो आना ही था। नाउ 100 जूल एनर्जी इज एडेड टू द गैस, यानी गैस को एनर्जी मिली है 100 जूल। तो एनर्जी टेकन इज पॉजिटिव, एनर्जी लॉस्ट इज नेगेटिव। तो यहां जो एनर्जी मिली है वो है +100 जूल। तो वो पूछ रहे हैं इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q है +100, डेल्टा U पता नहीं, डेल्टा W है -300। इसे उधर ले जाओ तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी +400, यानी कि बेटा +400 जूल का मतलब राइज हो गई। इंटरनल एनर्जी जब बढ़ती है तो पॉजिटिव चेंज, इंटरनल एनर्जी घटती है तो नेगेटिव चेंज। क्वेश्चन नंबर 142। हेल स्टोन्स, ओले, 0 डिग्री के ओले 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। हाइट है 1000 मीटर। यहां से गिरते हैं ओले। तो वो पूछ रहे हैं यदि जमीन से टकरा करके सारी एनर्जी हीट में बदल जाए तो ओलों का यानी कि हेल स्टोन्स का कितना फ्रैक्शन मेल्ट हो जाएगा? आधा ओला मेल्ट होगा, 1/4 मेल्ट होगा। मैं मान लेता हूं कि ये ओला जो है m किलोग्राम का है। लेट मास ऑफ ओला मास ऑफ हेल स्टोन इज m kg। टकराने के बाद सारा मेल्ट नहीं हुआ, कुछ पार्ट बचा रह गया और कुछ मेल्ट हो गया। तो जो मेल्ट हो गया उसे m डैश kg बना मान लेते हैं। तो टोटल था मास m kg का। हेल स्टोन गिरा, टकराने से जो हीट बनी उससे m डैश kg मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया, आपको बताना है कितना फ्रैक्शन मेल्ट हो गया, यानी m डैश नहीं निकालना है, m डैश अपॉन m निकालना। ये 2 पार्ट में होगा। पहले ये बताओ जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी शुरू में? तो जवाब है इस एनर्जी की mgh। वो सारी m मास किलोग्राम में लोगे, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोगे, हाइट 1000 मीटर लोगे तो जूल में आएगा। ये इतनी हीट थी mgh, लेकिन यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना, जूल्स में थी ये। तभी मैंने m मास नहीं बोला, m kg मास बोला है। यूनिट भी एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यदि मास है m kg, g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट है 1000 मीटर, सब कुछ ऐसा ही में, तो हीट आएगी जूल्स में। अब ये सारी हीट बर्फ को m डैश kg आइस को मेल्ट करने में खर्च हो गई, तो इट इज इक्वल टू होगा m डैश l। अब यही गड़बड़ होती है। m डैश यदि मैं kg में रखूं, यूनिट्स का खेल है सारा जो है। अभी मैं इसे फॉर्मूला लिखा है, अब यूनिट का ध्यान रखेंगे। mgh है जूल में, m डैश kg में है। लेटेंट हीट आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम में है। ध्यान से, तसल्ली से, इत्मीनान से m डैश kg में एज्यूम किया है। लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। सबसे पहले kg को 1000 ग्राम लिख के
ग्राम से ग्राम काट दो और 1 कैलोरी को 4.18 जूल लिख दो। ग्राम से ग्राम उड़ गया, कैलोरी जूल में बदल गया। अब राइट साइड में जूल है, लेफ्ट साइड में जूल है। तो m डैश अपॉन m कितना आएगा? तो जवाब है g डैश, वो gh अपॉन 1000 84.18। m डैश अपॉन m आ गया। g को 10 ले लो, 9.8 ले लो, हाइट को 1000 मीटर ले लो। 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 1/8 इंटू 4.18, तो ये 1/33 के आसपास कुछ बैठेगा। 832 जो भी आएगा वो आप निकाल लेना, अप्रॉक्स 1/33। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 142 भी हो गया है। अगला डाउट है 148। इनमें कोई सा दोबारा पूछना हो तो पूछ लो बीच में माइक ऑन करके। हाँ जी, मार्कर चल रहा है मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन 148। इसमें कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है। इट इज फिल्ड विद ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब मोनोएटॉमिक गैस से भरा गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रेशर आया है 50 किलो पास्कल। जब आइडेंटिकल थर्मामीटर यानी उतना ही वॉल्यूम नाइट्रोजन से यानी कि डायटोमिक गैस से भरा गया, तो प्रेशर आया है उसी टेम्परेचर पर 75 किलो पास्कल। यानी इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे इसे भी रखा गया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे इसे भी रखा गया। वॉल्यूम इसका भी वही है, इसका भी वही है, टेम्परेचर इसका भी वही है, इसका भी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 ही मान लेते हैं, 273 केल्विन। प्रेशर इसमें इतना है, इसमें इतना। ये उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बताने के लिए कहा है। मान लो मोनोएटॉमिक में N1 मोल्स हैं और इसमें N2 मोल्स। प्रेशर से मोल निकलेंगे। PV इज इक्वल टू NRT, फॉर्मूला 2 बार लगाओ। PV इज इक्वल टू NRT। पहली बार इसका प्रेशर, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑर्गन के, मोनोएटॉमिक के। दूसरी बार नाइट्रोजन यानी डायटोमिक का नंबर ऑफ मोल्स और डायटोमिक का प्रेशर। वॉल्यूम तो दोनों में सेम है, तो V1 V2 क्यों लिखे? R कांस्टेंट है तो R1 R2 नहीं लिखना। दोनों एक ही टेम्परेचर पर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे, तो T1 T2 नहीं लिखना। इन्हें डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो RT से RT कट गया, V से V कट गया और N1/N2 आ जाएगा। P1 है 50 और ये है 75, 50/75 यानी 2/3। तो N1/N2 आ गया 2/3, यानी जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स है वो इस रेशियो में है। अब सुनिए, समझ गए ना क्या चीज का क्या फायदा उठाया? उन्होंने जो प्रेशर दिया हुआ था, मैंने उससे नंबर ऑफ मोल्स का आइडिया लगा लिया कि मोल्स जो है वो 2 और 3 के रेशियो में। आगे ये बोलते हैं इन दोनों से गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट नापा गया। तो बताओ, इसने जो हीट एब्सॉर्ब करी और इसने जो हाँ ये कह रहा है आइडेंटिकल थर्मोमीटर, द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। गोल्ड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट नापा गया, तो इसने Q1 हीट एब्सॉर्ब करी और इसने Q2 हीट एब्सॉर्ब करी। तो Q1 और Q2 का रेशियो बताओ। पहले बताओ Q क्या होता है?
तो NCV डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर था, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर था। तो पहले वाले ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी, पहले के नंबर ऑफ मोल N1, पहले का CV, मोनोएटॉमिक का CV। CV का फॉर्मूला होता है D/2R, जहां D है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो CV हो जाएगा 3/2R। डेल्टा टी शुरू में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे था और बाद में गोल्ड के मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। भाई यदि किसी चीज का टेम्परेचर नापना है तो उसमें डुबाना पड़ेगा थर्मामीटर को। आपको चाय का टेम्परेचर निकालना है तो थर्मामीटर को चाय में डुबाओगे तो वो चाय से हीट लेगा। अब इससे मेल्टिंग गोल्ड का टेम्परेचर निकालना है तो मेल्टिंग गोल्ड पे डुबाया होगा। तो शुरू में इसका टेम्परेचर था ट्रिपल पॉइंट, बाद में टेम्परेचर हो गया मेल्टिंग गोल्ड वाला। अब दूसरे ने कितनी हीट ली, दूसरे के नंबर मोल NCV 5/2R, क्योंकि डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। डेल्टा टी यहां भी उतना ही है, शुरू में ये भी ट्रिपल पॉइंट पे था और बाद में ये भी गोल्ड के मेल्टिंग पॉइंट पर था। तो डेल्टा टी दोनों में सेम है, चाहे ऑर्गन हो या नाइट्रोजन। ये दोबारा देख लेना एक बार भी। तो हीट का रेशियो बताना है, Q1/Q2 बताना है, तो ये आ जाएगा N1/N2 इंटू 3/5। R से R कट गया, डेल्टा टी दोनों में सेम था, कट गया, 2 से 2 कट गया, बस ये बचा। लेकिन N1/N2 ऑलरेडी 2/3 है, तो 2/3 इंटू 3/5, 2/5 आंसर आ गया। ये जो हीट एब्सॉर्ब करेंगे 2 और 5 के रेशियो में करेंगे। अगला 149, ये करें मेटल ऑफ पीस ऑफ मेटल 850 केल्विन टेम्परेचर को ड्रॉप किया गया वाटर में, 1 kg वाटर में डाला गया। एक मेटल का पीस पानी में डाला गया है 1 kg वाटर में। वाटर का टेम्परेचर था शुरू में 300 केल्विन। जब आपने मेटल को इसमें डाला तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया 350 केल्विन, यानी कि इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ के 350 केल्विन हो गया और इसका 850 से घट के 350 केल्विन हो गया। इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी कहते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन होल मास ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी पूरी बॉडी को 1 ग्राम का चक्कर नहीं, पूरी बॉडी को 1 डिग्री गर्म करने में कितनी हीट लेता है या 1 डिग्री ठंडा करने में कितनी हीट देता है, उसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। समझ गए? तो मेरे बेटा यहाँ पर अब मैं इसके बारे में समझाना शुरू करता हूँ, इतने हिंट क्यों कर रहा हूँ आप समझते रहिए। सबसे पहले आप यहाँ 2 टुकड़ों में करोगे। 1 किलो पानी ने 300 से 350 केल्विन तक गर्म होने में कितनी हीट ली, MC डेल्टा टी। मास को रखना 1000 ग्राम, C को रखना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना, तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी 300 से 350 तक क्या है, तो 50, तो M तो रखोगे 1000, पानी ने जो हीट ली। C रखोगे 1 और डेल्टा टी रखोगे 50। तो यदि M है 1000, C है 1, डेल्टा टी है 50, तो 50,000 कैलोरी इसको हीट मिली है। अब 50,000 कैलोरी इसने दी है। अब सोच यदि 500 डिग्री ठंडा हुआ, 850 से 350 तक 500 डिग्री ठंडा हुआ तो इसने 50,000 कैलोरी दी। 500 डिग्री ठंडा होने पर 50,000 कैलोरी देता है, तो 1 डिग्री ठंडा होने पर कितनी कैलोरी देगा वो आप निकाल लीजिएगा। आपका आंसर 50,000 कैलोरी 500 केल्विन ठंडा होने पर दिया है इसने 50,000 कैलोरी। तो 1 केल्विन ठंडा होने पर ये देगा 100 कैलोरी, यानी कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हो गई है 100 कैलोरी पर केल्विन। लेकिन उन्होंने कहा जूल पर केल्विन में बताओ,
तो कैलोरी 4.18 जूल होता है, 4.2 मान लो, 4.2 जूल होता है, तो कैलोरी की जगह 4.2 जूल लिख दो। तो 4.2 इंटू 100 420 जूल पर केल्विन। अगला क्वेश्चन 155 है, 1 मोल हीलियम एडियाबेटिकली एक्सपेंड्स फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। एक गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर शुरू में थे P1 V1 T1, बाद में हो गए P2 V2 T2। तो ये कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। एक बात बताऊं, कोई सा भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ NCV डेल्टा T के अलावा कुछ नहीं है। समझ गए? अब क्योंकि इन्होंने कहा है 1 मोल हीलियम, तो N हो गया 1, डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा एक चीज, ये तो आंसर आ गया, लेकिन अब एक बात और बताऊंगा। गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई है, यानी उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा। जब गैस एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो यानी इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था, फाइनल कम। तो कुछ लोग इसमें माइनस यहां लगा करके इनिशियल माइनस फाइनल लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। तो यहां पर बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो ये पॉजिटिव डिजिट है, ये भी पॉजिटिव है, सीधी बाहर निगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस अल्टीमेटली डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है। और डेल्टा यू निगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उन्होंने कहा था इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इसलिए बोला था क्योंकि यहां पर फाइनल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। 158, एक रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोल के बंद कमरे में रख दिया जाए। फ्रिज जो आपके घर का होता है, दरवाजा खोला और बंद कमरे में उसको रख दिया, तो वहां से उनका क्वेश्चन शुरू होता है कि बताइए कमरा ठंडा हो जाएगा या गर्म। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 158, जो ये फ्रिज होता है, यदि आप दरवाजा खोल दें तो फ्रिज बेसिकली करता क्या है, अंदर से हीट लेके बाहर फेंकता है, प्लस कंप्रेसर चलने में जो बिजली यूज होती है उससे मोटर गर्म होती है, वो भी हीट बाहर फेंकता है। यानी जो फ्रिज के अंदर से हीट लेता है वो तो बाहर देता ही देता है, प्लस जो बिजली आने से मोटर गर्म होती है, इसके आसपास मशीनरी में हीट पैदा होती है, वो भी कमरे को देता है। यानी लेता कम है कमरे से हीट और देता ज्यादा है। अब दरवाजा खोल दिया तो कमरे से ही हीट लेगा और कमरे को ही देगा। तो जो इसने कमरे से लेके कमरे को दी, उसके अलावा जो बिजली आई वो भी कमरे को दी, तो यानी ली कम हीट कमरे से और दी ज्यादा हीट, यानी कमरे का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा। कमरे में से हीट रिमूव करेगा, मान लो 20 कैलोरी, तो वो पीछे से जाकर के वो भी कमरे में ही फेंक दी। प्लस इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी, मोटर चलेगी, कंप्रेसर चलेगा, ये सारा सिस्टम मैकेनिज्म जूल्स लॉ के हिसाब से जब करंट पास होगी तो हीट पैदा होगी, वो हीट भी कमरे को देगा। तो देगा ज्यादा लेगा कम, कमरे को हीट ज्यादा मिलेगी, कमरा गर्म हो जाएगा। जिस कमरे में फ्रिज होता है वो बाकी से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन 162, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एट वेरी लो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू बेटा टेम्परेचर। ये ड्यूलॉन्ग पैटेट लॉ से निकाला गया नियम है। ड्यूलॉन्ग और पैटेट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेटल की मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के वेरिएशन को पढ़ा था। उन्होंने देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैपिटल सी, मेटल का कैपिटल सी पहले बढ़ता है और बाद में रूम टेम्परेचर तक आते आते कांस्टेंट हो जाता है 3R। हर मेटल रूम टेम्परेचर पर जब आएगा तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट 3R होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों? मेटल के गर्म होने से वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं उसके वॉल्यूम में, तो इसीलिए उसको कांस्टेंट वॉल्यूम ही बोला जाता है। क्या होता है? 3R। लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद है सभी मेटल का। कौन सा रूल है ये? ड्यूलॉन्ग पैटेट लॉ। लेकिन इस टेम्परेचर से पहले
तो कैपिटल सी टेम्परेचर के साथ बदल रहा है, तो कैपिटल सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा कैपिटल सी की वैल्यू उतना ही बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी, अगला 167। चलो जी, नेक्स्ट अगला डाउट आया आपका 167। इसमें कह रहे हैं ये फॉर अ गैस द डिफरेंस इन टू स्पेसिफिक हीट यानी कि Cp माइनस Cv है 4150 जूल पर किलोग्राम केल्विन। द डिफरेंस इन टू स्पेसिफिक हीट, हमेशा Cp बड़ा होता है Cp से, तो Cp माइनस Cv दिया हुआ है। वेयर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4 यानी Cp अपॉन Cv 1.4 है। एक तो ये दे दिया और दूसरा ये दे दिया रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो Cv बताओ, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है Cv बताना। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। पहले इस वाले से Cp की वैल्यू हो जाएगी 1.4 Cv, Cp हो जाएगा 1.4 Cv, रख देना यहाँ 1.4 Cv माइनस Cv 0.4 Cv, 0.4 Cv इसके बराबर, तो Cv किसके बराबर, दिस अपॉन 0.4, आंसर आ जाएगा। अगला डाउट 174। मेरे बेटा 174 में a given quantity of ideal gas is at pressure P, temperature T, isothermal bulk modulus बताइए। मेरे बेटा यदि आपने न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन जब साउंड की स्पीड निकाली जाती है उसमें पढ़े हो, आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में उसे पूरा पढ़ाया जाएगा, हीट में नहीं पढ़ाया गया शायद। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया था √K/ρ। न्यूटन का कहना था कि जब किसी मीडियम में साउंड चलती है तो उसका आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस लिया जाता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी थी P, जिसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ है, जिसने को नॉलेज ना हो वो मेरे से मांग लेना। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस था P, लेकिन जब इससे कैलकुलेट करके साउंड की स्पीड निकाली तो वो सही नहीं आई। लाप्लास ने कहा कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक लेना चाहिए, साउंड का प्रोपगेशन एडियाबैटिक प्रोसेस है। और तब ये एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस आया था गामा पी। क्या आया था? गामा पी। तो तब साउंड की स्पीड बिल्कुल सही आ गई थी। तो ये कौन से टॉपिक में मिलेंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन, चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर आएगा ये, जब आपको इसके बारे में समझाया जाएगा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी वगैरह। कुछ बुक्स में वेव्स में दे रखा है, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वेव में भी दे रखा है। तो ये खैर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा। ये है, तो फिलहाल मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो जवाब है P। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है ये पूछते तो गामा P, बस। तो इसमें P पे आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 175। 175 है, टू सिलेंडर ए एंड बी। दो सिलेंडर हैं ए और बी, फिटेड विद पिस्टन। पिस्टन यहां पर फिट है। पिस्टन ऑफ ए इज फ्री टू मूव। यदि ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है तो वॉल्यूम तो वेरिएबल हो गया। ये कांस्टेंट प्रेशर के केस होते हैं, ए वाला कांस्टेंट प्रेशर पर है। While piston of B is held fixed,
यदि ये पिस्टन अपनी जगह पर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम बदलेगा ही नहीं, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस हो गया। बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में बराबर है। सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, जितनी हीट इसे दी गई उतनी हीट इसे दी गई, दोनों को हीट बराबर दी गई। यदि ए का टेम्परेचर 30 केल्विन बढ़ा तो बी का टेम्परेचर कितने केल्विन बढ़ेगा? इसका डेल्टा टी 30 केल्विन है उतनी हीट लेने पर, तो उतनी हीट लेने पर इसका डेल्टा टी कितना होगा, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? भैया एक बात, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है एनसीपी डेल्टा टी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है एनसीपी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल दोनों को सेम थे, काट दो। डेल्टा टी दोनों में अलग अलग है, पहले में 30 केल्विन है, डेल्टा टी 1, डेल्टा टी 2 बताना है। दूसरे में बस मुझे सीपी और सीवी मिल जाए, सीपी और सीवी में गैस का नाम पता चल जाए कौन सी है, डायटोमिक गैस। जैसे ही उन्होंने कहा डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो सीवी की वैल्यू होती है d/2r, यानी कि 5/2r, तो सीवी की वैल्यू हो जाएगी 5/2r कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में, और डेल्टा टी तो निकालना है। अच्छा, सीपी क्या होता है? d/2r प्लस r, यानी 5/2r प्लस r, तो 7/2r। और पहले वाले में टेम्परेचर कितना बढ़ा था? 30 केल्विन, तो ये एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी, एन कट गया, डेल्टा टी पहले का 30 है, दूसरे का बताना है। सीवी d/2r होता है, यानी 5/2r, और सीपी जो है वो 7/2r d/2r प्लस r। आर से आर उड़ा देना, डेल्टा टी निकाल लेना, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, वैसे ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोल की एनर्जी सीपी सीवी गामा निकालना सिखाया था, वो वीडियो एक बार और देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, याद करो, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम में से रिलेशन, इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है, एक मिक्सचर में 178 2 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल आर्गन है, सेम टेम्परेचर टी पर, तो बताओ इंटरनल एनर्जी क्या है? एक वही वाली बात आ गई, किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो डी, तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी होती है d/2RT। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम है डी, तो एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है d/2KT, जहां K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 1 मोल की इंटरनल एनर्जी होती है d/2RT। तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन में कितनी होगी? d/2RT, और D है 5 क्योंकि डायटोमिक है, तो 5/2RT है 1 मोल की। ऑर्गन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो 1 मोल की इंटरनल एनर्जी है 3/2RT। लेकिन ये तो 1 मोल ऑक्सीजन की है इंटरनल एनर्जी, 2 मोल की कितनी होगी? इसका डबल। ये 1 मोल मोनोएटॉमिक की इंटरनल एनर्जी है, तो 4 मोल की कितनी होगी? इसका 4 टाइम्स। तो पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इनका सम कर दो, ये 2 मोल ऑक्सीजन की और 4 मोल आर्गन की इंटरनल एनर्जी। ओरली कर ले, 2 से 2 कर गया, 5RT तो ये है, और 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 6RT ये है, 5RT ये है, तो टोटल 11RT इज द आंसर। क्या सीखा आपने, क्या याद रखना है? 1 मोल की इंटरनल एनर्जी d/2RT, जहां D है डिग्री ऑफ फ्रीडम। 178 के बाद 180, उन्होंने कहा भाई आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक किसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होता है? मैं आपको याद दिलाऊं, ये ग्राफ है आइसोबारिक, ये ग्राफ आइसोथर्मल, ये ग्राफ एडियाबैटिक, और ये ग्राफ आइसोकोरिक।
एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। समझ गए? अब वो कह रहे किस प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होगा। तो देख बेटा, आइसोकोरिक के नीचे वर्क एरिया एनक्लोज्ड 0 है, तो वर्क डन आइसोकोरिक में तो 0 होता है यदि ये एक्सपेंशन हो रहा है। फिर एडियाबैटिक के नीचे का एरिया कम है, आइसोथर्मल के नीचे का एरिया ज्यादा है, और आइसोबारिक के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा है, और यही एरिया वर्क डन होता है। यानी वर्क डन आइसोबारिक में मैक्सिमम, आइसोथर्मल में वर्क डन उससे कम, एडियाबैटिक में वर्क डन सबसे कम, बशर्ते वो इनिशियली सेम वॉल्यूम पर थे और फाइनली सेम वॉल्यूम पर है। तो वर्क डन आइसोबारिक में सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम एडियाबैटिक। अगला क्वेश्चन, पता नहीं 183 एक बच्चे ने दोबारा पूछ लिया, ये मैंने करवा रखा है पिछली वीडियो में, या तो आपका मिस होगा। याद करिए, उसमें दिया था P प्रोपोर्शनल टू T क्यूब है, तो P प्रोपोर्शनल टू T क्यूब है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो गामा की वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जिसने ये पूछा है सेम करवा रखा है। अगला क्वेश्चन बेटा 185, ये कह रहे हैं कि किस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी हाईएस्ट होगी। नीचे उन्होंने T1 और T2 की 4 वैल्यूज दे रखी है। मैं तुम्हें सीधे एक बात बताऊं, कुछ मत करना। इफिशियंसी होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसमें T2 अपॉन T1 यानी सिंक के टेम्परेचर और सोर्स के टेम्परेचर का रेशियो मिनिमम होगा, उसमें इफिशियंसी मैक्सिमम आएगी। तो उन्होंने दे रखा है कि T1 इतना, T2 इतना, आप चारों पार्ट में T2 अपॉन T1 निकाल लो, जिसका T2 अपॉन T1 मिनिमम हो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम लिख के आ जाना। जैसे पहले पार्ट में उन्होंने कहा T1 100 और T2 80 केल्विन, तो T2 अपॉन T1 हो गया 0.8। दूसरे पार्ट में T1 80, T2 60, तो T2 अपॉन T1 हो गया 60 by 80, 3/4 0.75, थोड़ा कम हुआ। तीसरे में दिया हुआ है 40 और 20, T1 T2, तो T2 अपॉन T1 हो गया 0.5। तो यदि मैं इन्हीं तीनों में कंपेयर करूं तो जो तीसरा बोला है उन्होंने, उसमें T2 अपॉन T1 सबसे कम है 0.5, तो इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। तो ये भी डाउट आपका गया। अब सुनो मेरी बात, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बंद, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना।